प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो हम लोग क्लास 8 के एनसीईआरटी के यह तीसरा आपका सीरीज होगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को गवाए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हम लोग को यहाँ से चलना था कि हम अवधियां कैसे तय करते हैं। तो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश इन 3 काल खंडों में बांटा था। यानी कि एक व्यक्ति थे जिसको नाम जेम्स मिल था और उन्होंने भारत के इतिहास को 3 वर्गों में बांटा। एक ब्रिटिश कर दिए, मुसलमान कर दिए, हिंदू कर दिया और इस प्रकार से इसको 3 खंडों में बांटा था। काल खंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? तो देखिए, भारतीय इतिहास को समझने के जो तरीका है इसमें कोई आपको समस्या दिखाई देता है? आगे हम लोग पॉइंट को देखते हैं। कहते हैं कि इतिहास को हम अलग अलग काल खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। यानी कि इतिहास को हम अलग अलग काल खंडों में क्यों बांटते हैं? इसका मुख्य कारण है कि काल खंड में बांट करके उसको पढ़ते हैं तो उसमें क्या होते हैं, चीजें याद रहती है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसा शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचार को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरे अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होते हैं। यानी इतिहास को हम लोग बांटते हैं, बांट करके इसलिए पढ़ते हैं ताकि महत्वपूर्ण बातों को समझा जाए और उस अवधि में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं थे उसे समझ करके अच्छा से समझा जाए। मिल को मिल यानी कि जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। यानी जेम्स मिल को लगता था कि जितने भी एशिया देश वाले लोग जो हैं, उन सभी जो हैं, जो सभ्य समाज के मामले में यानी सभ्य अभी नहीं बन पाए हैं, सभ्यता के मामले में क्या है, वो सब पीछे हैं, ऐसा उनका मानना था। इतिहास के उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। उनका कहना था, यानी जेम्स मिल को कहना था कि जब भारत में ब्रिटिश नहीं आया था तो उस समय यहाँ तानाशाह शासन करते थे और यहाँ केवल हिंदू और मुसलमान को लेकर के यहाँ क्या होते थे, तो हमेशा लड़ाइयाँ होती थी और जो भी बनते थे अपना शासक वह तानाशाह ही रहते थे। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वास का ही बोलबाला था। यानी भारत में कहते हैं ब्रिटिश की, जेम्स मिल कहते हैं कि जब भारत में ब्रिटिश नहीं आया था तो उस समय यहाँ केवल धार्मिक बैर चलते थे, जातिगत बंधन थे, लोग जातिगत को अपना ज्यादा बढ़ावा देते थे और यहाँ अंधविश्वास अधिक मात्रा में देखा जाता था। भारत के बारे में बताए। चलिए हम लोग अगले पेज को देखते हैं। तो आप लोग बताइएगा, क्या सही में जातिगत मामला जो भारत में थे अभी भी हम लोग देखते हैं कि वास्तविक रूप में जातिगत जो है वह भेदभाव वर्तमान में भी देखने को मिलता था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। मिल कह रहे हैं कि यदि हम भारत पर पूर्ण तरीका से शासन करेंगे तो भारतवासी हैं जो एक सभ्यता उनकी अच्छा हो सकता है और सभ्य मानव बन सकते हैं। इस काम के लिए जरूरी जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार कला संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए।
यानी यूरोप देश में जो शिष्टाचार होते थे, कानून होते थे, उसको लागू किया जाए कहाँ? एशियाई देशों में। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। देखिए, मिल क्या कर रहे हैं कि भारत पर पूरे ब्रिटिश को क्या करना चाहिए? कब्जा कर लेना चाहिए, जिससे क्या हो, भारतीय जो लोग हैं, भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जाएगा। तब जब हम लोग कब्जा कर लेंगे तब, और उनको सभ्य हम लोग बना देंगे। उनका मानना था कि अंग्रेज की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं, जो जेम्स मिल था, वो कह रहे हैं कि हमको जब तक अंग्रेज है जो इस पर शासन नहीं करेंगे, हम लोग इनको मदद नहीं करेंगे, तब तक यह सब नहीं बन सकते हैं, यह प्रगति नहीं कर सकता है। यह जेम्स मिल का ऐसा मानना था। आगे पॉइंट को देखिए। इतिहास के इस धारणा में अंग्रेज शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। यानी अंग्रेजी शासन जब नहीं थे तो उस समय अंधकार का युग, आप लोग जानते हैं कि अंधकार का दौर चल रहा था। अंधकार के युग के बाद पुनर्जागरण काल आया था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है कि पूर्ण तरीका से अंधकार युग ही चल रहे थे? उस समय लोग अंधविश्वास पे ज्यादा विश्वास करते थे। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान के दौर कहा जा सकता है? तो इतिहास के दौर पर हिंदू या मुसलमान के जो दौर है, जो कहा नहीं जा सकता है। परंतु यह देखा गया है कि जिनका शासन रहा उस समय, उसके जो जो धर्म के लोग थे, अधिक मात्रा में खुशहाल रहे थे। क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं मिलते हैं? तो देखिए, इन सब दौरों में एक साथ धर्म आपको देखने को मिलेगा, परंतु जो धर्म के लोग जो आगे बढ़े होते हैं, उनको सबसे ज्यादा बोलबाला होता है और उनको प्रधान माना जाता है। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीके का कोई महत्व नहीं होता। यानी कि केवल जो लोग बड़े हैं और जो लोग सत्ता में हैं, उन्हीं का जो जो जीवन है अच्छा है, और आम जनता के लोगों के तौर तरीका और जीवन अच्छे नहीं थे। हमें याद रखना चाहिए कि भारत में प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। यानी प्राचीन जो काल में जितने भी राजा रहते थे, सभी अलग अलग प्रकार के धर्म अपने अपनाए हुए थे और उनका अपना अपना धर्म होता था। फिर भी वहाँ उस जमाने में जो जितने जनता थे, सब खुशहाल रहते थे। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक काल में बांट कर देखता है। जबकि जेम्स मिल थे, जो इतिहास को 3 वर्गों में बांटे। एक ब्रिटिश काल कर दिए, दूसरा में हिंदू और मुसलमान को कर दिए। जबकि हम लोग भारतीय हैं जो इतिहास को 3 वर्गों में बांटते हैं। एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में इसको बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। विभाजन भी की विभाजन भी विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। यानी इसको विभाजन क्यों किए गए, तो इसको अपना समस्या है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इन अवधारणाओं को बिना सोचे विचारे ऐसा ही अपना अपना सकते हैं? जैसे कि आप इस किताब में देखेंगे, आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। आगे देखते हैं। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। यानी कि जब, अब चलिए औपनिवेशिक युग क्या है ये भी समझ लेते हैं। औपनिवेशिक क्या था, यानी औपनिवेशिक क्या है, क्या होता है?
तो इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। यानी हमारे जो देश के जो नवाब थे और राजा थे उसको क्या किए, दबा दिया और दबा करके स्वयं शासन करना शुरू किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। आपने सारे अपने सारे खर्चों को अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिश के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की वस्तुएं मान्यताओं और पसंद नापसंद रीति रिवाज तौर तरीके में क्या बदलाव आए। यानी ब्रिटिश जब भारत पर उपनिवेश किया, यानी अपना शासन करना जब शुरू किए, तो वो अपने तौर तरीका को अपनाना शुरू किया। भारत में राजस्व वसूली करना शुरू कर दिए। भारत में अपने हिसाब से क्या कर दिए, तो सभी वस्तु के चीजों को कीमत सस्ता करवा दिए और उस हिसाब से वह निर्यात करना शुरू कर दिया। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहा जाता है। यानी औपनिवेशीकरण क्या करेंगे, तो एक देश है जो दूसरे देश पर क्या करता है, अपना दबदबा स्थापित करता है। कौन कौन से रूप में, कौन कौन से चीज पर दबदबा, राजनीतिक क्षेत्र पर, आर्थिक क्षेत्र पर, सामाजिक क्षेत्र पर, यानी समाज पर भी क्या करते हैं, अपने दबदबा को स्थापित करता है। और इस सब के कारण जो यहाँ बदलाव देखा जाता है, तो इसी को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब में हमारे अतीत, यानी कोई अतीत पर केंद्रित नाम दिया गया है, यानी कई अतीत पर केंद्रित नाम दिया गया है। हम किस तरह जानते हैं, अब थोड़ा सा समझिए। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते हैं? प्रशासन अभिलेख तैयार करना। तो प्रशासन अभिलेख तैयार करना में हम लोग लाइन थोड़ा सा देखेंगे नीचे की ओर। कहते हैं अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकार का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मानता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अंग्रेज मानता था कि चीज को लिख करके रखना जरूरी है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। क्यों? क्योंकि इससे क्या होते हैं, तो साफ साफ हर एक चीज के जो ब्यौरा रखिएगा, तो इससे पता चलता है कि उस युग में क्या चल रहे थे, क्या नहीं चल रहा था, और किस कौन कौन से चीज पर अभी सुधार करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के बाद चीजों की अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते चलते ज्ञापन, टिप्पणियां और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की सांस्कृतिक पैदा हुई। यानी इसके कारण, यानी कि क्या कर रहे थे इन लोगों ने, तो सब चीज का ब्यौरा लिख रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। इससे क्या था, संस्कृति पैदा हो रही थी। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, उसके बाद प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सब के अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। देखिए इन्होंने क्या किया कि हर एक चीज का क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए।
और रिकॉर्ड के अनुसार अगर जो हम लोग इसको देखेंगे तो हर एक चीज पर सख्ती से बरता जा सकता है और हर एक चीज पर सही ढंग से काम किया जा सकता है। और संग्रहालय जैसे संस्थाएं भी बनाई गई। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाख से दूसरे शाख के पास भेजे गए पत्र और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखगारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारी द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआत सालों में इन दस्तावेज की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। इन्हें खुश इन्हें खुश नसीबी बीसी के माहिर लिखते थे। इन्हें खुशन वीसी के माहिर लिखते थे और खुशन जो वीसी या क्या थे सुलेखन विश ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते और 19वीं सदी के मध्य तक छपाई कर देते थे। यह चित्र में देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखगार 1920 के दशक में बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखगार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेज की सोच में इन संस्थाओं का कितना भारी महत्व था। यानी अंग्रेज सोचते थे इन संस्थाओं को बहुत ही महत्व और वैल्यू दिए थे। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट सन 1916 में, चलिए देख लेते हैं हम लोग। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग की जो रिपोर्ट मिली थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। यानी कौन कौन से नमूने हैं तो हम लोग देखिए बंबई के नमूना थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो बंबई इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज और दफ्तर पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। उसके बाद कराची 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 301 जो विद्रोही हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जिनको संदेह था उन्होंने भी क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में है। विशाखापट्टनम स्थित पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है। यानी कि किसी भी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर ना आए। आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, 2 लाइन और बचा हुआ है। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंट हेडक्वार्टर इंडिया कमांड। उसके बाद सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7 फाइनल संख्या यहाँ देखिए 5-21-46 गृह राजनीतिक भारत सरकार। तो ये हमारा क्या है, फाइल जो संख्या था तो 5 तारीख यहाँ 5-21-2000 क्या लिखा हुआ है तो 1946 लिखा हुआ था। तो यहाँ हम लोग, चलिए मेरे साथियों, तो यह हमारा क्या हुआ, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और या आगे हम लोग देखेंगे क्या है हम लोग को। तो आगे हम लोग देखिए सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। तो वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, चलिए थोड़ा सा और हम लोग चलते हैं, इसका देख लेते हैं। हल्का सा धुंधला टाइप पर होगा। राजनीतिक भी फैलने लगी थी। इन तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व।
औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होते गया। अंग्रेजों का भी विश्वास था कि किसी देश की अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। यानी किसी भी देश पर आप शासन करिएगा तो उसको सही ढंग से जानना बहुत जरूरी है। 19वीं सदी के शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। 19वीं शताब्दी के अंतिम में हर एक 10 साल पर क्या किया गया? जनगणना अब शुरू होने लगा। जनगणना को भी जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उसकी जाति, इलाके और व्यवस्था के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण व सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। हम लोग देखिए यहाँ पर एक आपको तस्वीर दिया गया हुआ है और इस शरीफा का पौधा है। यहाँ आपका क्या है? शरीफा फरा हुआ है। 1770 का दशक उस समय था और जब भारत में ब्रिटिश का शासन काल था तो शरीफा का यह पौधा है। चलिए हम लोग देखते हैं शरीफा के पौधा के बारे में क्या लिखा है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पति उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकार से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि तरह की इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता था। यानी फल उल के बारे में भी सब जानकारी प्राप्त करते थे। तो क्यों जानकारी करते थे और इससे क्या इन लोग प्राप्त करते थे? अगला पॉइंट आओ देखिए हम लोग, अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये जो सारे जानकारी हैं, यहाँ पर हम लोग निमन से नहीं सही से पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत से मेटा हुआ है। तो कैसे इसको पता लगा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। 1857 के विद्रोह के बारे में आपको दिया गया है। चित्र 7 में 1857 के विद्रोह कहते हैं कि तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। तस्वीर को क्या करना चाहिए? बहुत ध्यान से देखना चाहिए। उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। देखिए किसी भी चित्र बनाया जाता है, कोई भी चित्र, तो उस चित्र के पीछे बहुत राज होता है। तो वह चित्र के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि यह किस उद्देश्य से इस चित्र को बनाया गया है, तो बहुत से पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तक में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है बागी सिपाही। यानी जो है यह हमारे देश के सिपाही जो थे, तो इसको बागी सिपाही कहते हैं। कहा जा रहा था अंग्रेज के द्वारा, ठीक है, यानी फिरंगी सिपाही हैं, इसलिए इन सभी को मार दिया गया। जबकि हमारे देश के जितने भी सिपाही थे वो अपने देश को बचाने के लिए, यह भारत के कहा जाता है जो 1857 का जो विद्रोह था, यह भारत के प्रथम स्वतंत्रता के लिए विद्रोह किया गया था। प्रथम स्वतंत्रताई विद्रोह था। बागी सिपाही बागी सिपाही कहा गया इसको अंग्रेजों द्वारा। लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों
की नजर में विद्रोही विद्रोही जनता लालची दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। यानी कि 1857 के विद्रोह क्या था, इसके बारे में जानकारी हम लोग 5वां चैप्टर में करेंगे। अध्याय 5 में हम लोग देखेंगे। आगे चलते हैं। रिकॉर्ड है, इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी, और बाद के लिए वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। यानी बाद में वह किन चीजों को बचाए रखते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयां की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा जब हम ऐसे दूसरे स्रोत की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती। यानी दूसरे स्रोत की और दूसरे चीज को जानकारी हमें प्राप्त होता है, करना चाहते हैं तो उनके भी बहुत सारे जो है स्रोत मिलते हैं। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे घटना हुए हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, और उसका अस्तित्व अभी भी है, बहुत लोग बताते हैं। इस लिहाज से लोग की डायरियां, उसके बाद तीर्थ यात्रा और यात्रियों का संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दे पर जनता ने बहस भी जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचार को फैलाने के लिए लिखा। कवि और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। यानी अपने भावना को या क्या कर रहे हैं तो व्यक्त कर रहे थे, उनकी क्या संवेदना थे, क्या भावना थे। लेकिन ये सारी स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। यानी देखिए, देश की आजादी करवाए तो सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही आजाद न करवाए थे, जबकि अन्य लोग जो कई सारे लोग थे अनपढ़ भी थे, और उन लोग भी देश की आजादी करवाए। देश प्रेमी कौन होता है? ये जरूरी नहीं है कि जो पढ़े लिखे अफसर होते हैं या नेता होते हैं या सेना होते हैं वही देश प्रेमी होते हैं। हम जैसे शिक्षक भी देश प्रेमी होते हैं, आप जैसे विद्यार्थी भी देश प्रेमी होते हैं, और देश में रहने वाले सभी लोग हैं जो देश प्रेमी होते हैं। जितना कि एक नेता को अपने देश से प्रेम होता है, एक सेना को अपने देश से प्रेम होता है, और वो लोग अपने जीवन को क्या करते हैं, निछावर देश के लिए करते हैं, उतना ही हम लोग भी क्या करते हैं, अपने जीवन को निछावर कर देंगे जब देश पर कोई अन्य जो देश है या देशद्रोही है, देश पर अंकुश उठाता है या उंगली दिखाता है या देश पर आंख दिखाएगा, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, उसको मार भगाएंगे। इसके लिए हमें मरना भी पड़े तो कोई बात नहीं। लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते हैं कि आदिवासियों और किसान खदानों में काम करने वाले मजदूर या लड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजरे रहे होंगे। बहुत अच्छा बात बता रहे हैं यहाँ पर ही कि आदिवासी उस समय कैसे अपना जीवन को बिताते होंगे, किसान कैसे बिताते होंगे, और खदानों में काम करने वाले लोग अपना जीवन कैसे बिताते होंगे, और गरीबी में जो अपने जिंदगी को गुजर बसर करते हैं, सड़क पर गुजर बसर करते हैं। उस समय जब अंग्रेज भारत पर शोषण कर रहा था तो उन लोग अपना जीवन को किस तरह गुजार रहे थे, अपने अनुभव से कैसे अपने अनुभव से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग को कोशिश करेंगे तो इसके बारे में भी हमें पता हो सकता है कि कैसे वो लोग गुजर बसर करते थे, और उस समय के जो स्थिति होंगे बहुत ही खतरनाक और भयावह होगा। जैसे जैसे आप इस कविता में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी कि लोग की स्थितियां क्या हुआ करती थी। चलिए अभी इस चैप्टर को हम लोग खत्म ही करते हैं। स्रोत 2 में कहते हैं इंसानों के खाने के लायक नहीं। अब इंसानों के खाने के लायक नहीं। अब सुने यहाँ क्या लिखा हुआ है। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में
चल रहे आंदोलन को पता चलता है। यानी अखबार पढ़ते हैं हम लोग तो देश के विभिन्न जगह पर, अलग अलग जगह पर क्या आंदोलन चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलता है, चलता है। यहाँ 1946 ईस्वी में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। कहते हैं कि दिल्ली में 2000 ईस्वी से ज्यादा दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने काम अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। 2000 से अधिक लोग। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थाने तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइंस की रहने रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। यानी जो पुलिस लाइन से जो खाना आता है वो बहुत ही घटिया खाना होता है, खराब होता है, इंसानों के खाने लायक खाना नहीं होता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। अब देखिए क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स जो अखबार थे 22 मार्च 1946 ईस्वी को यह दिया गया। चलिए और हम लोग चलते हैं। तो आइए हम लोग कल्पना करते हैं कि जब उन सिपाहियों को वह वो जो भोजन मिलता था खाने लायक नहीं होता था, किस प्रकार से होता था। आइए कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि आप इतिहासकार हैं। आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आजादी मिलने के बाद एक दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आए आए हैं। इन जानकारियों को ढूंढने के विभिन्न तरीकों की सूची बताइए। आपको सूची बताना है कि आपको कल्पना करना है यहाँ पर कि दुर्गम आदिवासी इलाके में खेती के क्या बदलाव आए होंगे, क्या उन लोगों खेती के बदलाव किए होंगे। फिर से याद करें, सही और गलत आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है, क्या सही है या क्या गलत है। क्वेश्चन पहला है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुसलमान, ईसाई 3 काल खंडों में बांटा था। तो बात सही है, उन्होंने 3 काल खंडों में बांट दिया था। जबकि हम लोग भारतीयों ने इतिहास को कितने वर्गों में बांटे, तो 3 भागों में बांटे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में। सरकारी दस्तावेज से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोगों का क्या सोच है। तो देखिए, सरकारी दस्तावेज से यह जानकारी हमें प्राप्त होता है कि आम लोग किस प्रकार से सोचते थे, विचार करते थे और किस प्रकार से वहां पर यह जो है अपने दस्तावेज को सरकार के पास सौंपते थे। अंग्रेज को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा अंग्रेज को लग रहा था कि सही तरह जो शासन है चलाने के लिए सर्वेक्षण करना जरूरी है और तभी पूरे देश पर शासन किया जा सकता है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं। तो देखिए, जेम्स मिल ने जो कालखंड को बांटा है उसमें समस्याओं को आपको ढूंढ करके बताना है। आगे देखिए, अंग्रेज ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह सुरक्षित रखा और इतिहासकार पुराने अखबार से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। तो इस सभी का जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या हो जाएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप सभी को इतना तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ेंगे।